कहानी है एक बूढ़ा की, जिनका इस दुनिया में अपना कहने वाला कोई नहीं था। वे अकेले ही संघर्ष करते हुए अपना जीवन बिता रहा था। ऊपर से पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और आसमान में कड़कती बिजली के कारण वे घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहा था। हे भगवान, आखिर कब तक? सारी जिंदगी तो दूसरों के लिए जी ली, अब लगता है जैसे मेरा अपना कोई बचा ही नहीं। काश मेरा बेटा आज मेरे सामने होता। तभी दरवाजे पर किसी ने आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा। हरिराम जब देखा तो दरवाजे के बाहर एक युवक और उसके साथ एक महिला खड़े थे। हम मुसाफिर हैं, रास्ते में हमारी गाड़ी खराब हो गई है। गांव में हमें कोई पहचानता भी नहीं। क्या आज रात हमें आपके घर में रुकने की जगह मिल सकती है? बेटा, मेरे इस छोटे से घर में जगह ही कितनी है। एक कमरा है, एक छोटी सी रसोई है और बाहर ये पुराना सा बरामदा। लेकिन सच कहूं तो इस घर की सबसे बड़ी कमी जगह की नहीं बल्कि अपनों की है। बाबा, हमें ज्यादा जगह नहीं चाहिए, बरामदे में भी सो जाएंगे, बस रात गुजारने की जगह मिल जाए। अरे बेटी, जगह घर में नहीं होती, जगह तो दिल में होती है। आओ अंदर आ जाओ। बाबा, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा। एहसान कैसा बेटा? अगर मेरे घर में 2 लोग रात गुजार लेंगे तो मेरा घर भी तो कुछ देर के लिए घर जैसा लगेगा। अमन और नेहा घर के अंदर आ गए। घर बेहद साधारण था। एक छोटी सी रसोई, एक कमरा। नेहा ने चारों तरफ देखा। बाबा, क्या आप इस घर में अकेले रहते हैं? मुझे यहाँ और कोई दिखाई नहीं दे रहा। आपके परिवार में कोई नहीं है क्या? आपका बेटा, बेटी या कोई रिश्तेदार? हाँ बेटी। बाबा, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? आपके परिवार में कौन कौन है? क्या आपका कोई बेटा या बेटी नहीं है? मुझे यहाँ इस घर में और कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक बेटा था, उसका नाम सूरज था। मेरी जिंदगी में अगर किसी चीज पर मुझे गर्व था तो वो मेरा बेटा था। फिर वो अब कहाँ है? हरिराम ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ सेकंड तक कमरे में बिल्कुल शांति छाई रही। फिर बाबा ने धीमे से कहा, 20 साल हो गए बेटा। एक दिन मेरा बेटा घर से निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया। रात को अमन और नेहा सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी अमन की नजर कमरे के एक कोने में रखे पुरानी लकड़ी के संदूक पर पड़ी। बाबा, इस संदूक में क्या है? क्या इसमें आपकी कोई कीमती चीज है या फिर आपके अतीत से जुड़ी कोई याद छिपी हुई है? हाँ बेटा, इसमें मेरे बेटे सूरज का तस्वीरें और कुछ पुरानी चीटियां पड़ी हुई हैं। अब मैं उसे संभाल कर रखा हूं। जब मेरे बेटे का याद आता है तब मैं इसी चीठी को देख लेता हूं। यही मेरे पास उसका आखिरी निशानी बच गया है। सुबह अमन जल्दी उठ गया। उसने देखा कि हरिराम बाबा अकेले कुएं से पानी खींच रहे थे। बाबा, आप रहने दीजिए, मैं पानी निकाल देता हूं। अरे बेटा, मैं बूढ़ा जरूर हुआ हूं लेकिन अभी इतना कमजोर नहीं हुआ। बाबा, क्या आप रोज घर का सारा काम अकेले ही करते हैं? इस उम्र में किसी अपने का साथ होना बहुत जरूरी होता है। आपको इस तरह अकेले देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। करना पड़ता है। आप हमारे साथ शहर चलिए। शहर? बेटा, तुम मुझे 2 दिन से जानते हो। कभी कभी किसी को अपना बनाने के लिए पूरी जिंदगी नहीं, सिर्फ एक सच्चा दिल चाहिए। इसी बीच गांव में एक और आदमी था, मोहन सेठ।
मोहन सेठ के पास गांव की बहुत सारी जमीन थी। वो हरीराम की जमीन भी खरीदना चाहता था। उस दिन वो अपने आदमी रघु के साथ हरिराम, अरे सेठ जी, आइए आइए। आज अचानक मेरे इस छोटे से घर का रास्ता कैसे याद आ गया? कोई खास काम था क्या? मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, यह जमीन मुझे बेच दो। मैं जमीन नहीं बेचूंगा। ये सिर्फ मिट्टी का एक टुकड़ा नहीं है, बल्कि मेरे पिता और दादा की आखिरी निशानी है। इसी जमीन पर उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मेहनत की है। तुम इस जमीन का करोगे क्या? कुछ नहीं करूंगा। फिर बेच क्यों नहीं देते? हरिराम, अपनी उम्र देखो, कब तक इस जमीन को पकड़कर बैठे रहोगे? जब तक सांस है तब तक इस जमीन को नहीं छोड़ूंगा मोहन। तुम मेरी उम्र देख रहे हो, लेकिन इस जमीन से जुड़ी मेरी भावनाएं नहीं देख पा रहे। मेरे पिता ने इसी जमीन पर अपना खून पसीना बहाया था। मेरे दादा ने इसी मिट्टी को अपने हाथों से सींचा था। रघु, चलो। मोहन के जाने के बाद अमन बाबा के पास आया। बाबा, ये सेठ आपकी जमीन क्यों खरीदना चाहता है? बहुत सालों से पीछे पड़ा है। क्या इस जमीन से जुड़ा कोई ऐसा राज है जिसके बारे में हम नहीं जानते? या फिर इस जमीन में आपके परिवार की कोई ऐसी याद छिपी है जिसके कारण आप इसे छोड़ना नहीं चाहते? आप हमें खुलकर बताइए काका। तुम क्यों पूछ रहे हो अमन? आखिर अचानक तुम्हें इस जमीन के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों होने लगी? देखो बेटा, मैं तुम्हें अपना समझकर हर बात बता सकता हूं, लेकिन क्योंकि मुझे लगता है कि सेठ सिर्फ खेती के लिए इतनी जमीन नहीं चाहता। हरीराम कुछ पल चुप रहा। तुम बहुत समझदार हो बेटा। सच जानना चाहते हो तो आज रात मेरे साथ चलना। रात होते ही हरीराम बाबा ने पुराने संदूक से एक चाबी निकाली। अमन और नेहा भी उनके साथ चल पड़े। तीनों खेतों के पीछे एक पुरानी बरगद के पेड़ के पास पहुंचे। बाबा, हम यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि यही वो जगह है जहां से मेरी जिंदगी बदल गई थी। बाबा ने पेड़ के नीचे मिट्टी खोदनी शुरू की। कुछ देर बाद लोहे का एक छोटा डिब्बा निकला। अमन हैरान रह गया। बाबा, इसमें क्या है? 20 साल पुराना सच। डिब्बा खोला गया। उसमें कुछ कागजात, एक पुरानी तस्वीर और एक चिट्ठी थी। नेहा ने तस्वीर उठाई। बाबा, ये कौन है? हरीराम के चेहरे पर ऐसा दर्द था जैसे कई सालों से दिल में दबा हुआ कोई जख्म अचानक फिर से हरा हो गया हो। मेरा बेटा सूरज। उसके जाने के बाद मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। न कोई सहारा, न कोई अपना सपना, बस यही जमीन बची। इस खेत की हर मुट्ठी मिट्टी में मुझे अपने सूरज की याद आती है। अमन ने चिट्ठी उठाई। बाबा, इसमें क्या लिखा है? तुम पढ़ो बेटा। मेरी आंखें अब पहले जैसी नहीं रहीं। इस चिट्ठी को पढ़ने की हिम्मत भी अब मुझ में नहीं बची है। पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा। शायद मेरे बेटे के दिल का दर्द होगा, उसकी मजबूरी होगी, या फिर कोई ऐसा सच होगा जिसके बारे में मैं आज तक नहीं जान पाया। अमन ने चिट्ठी पढ़नी शुरू की। पिताजी, अगर ये चिट्ठी आपको मिले तो समझ लेना कि मैं मजबूरी में आपसे दूर जा रहा हूं। मैंने जो देखा है उसके बाद गांव में रहना मेरे लिए सुरक्षित नहीं है। मोहन सेठ पर भरोसा मत करना। अमन अचानक रुक गया। बाबा, इस चिट्ठी में मोहन सेठ का नाम साफ साफ लिखा हुआ है। आखिर आपके बेटे ने जाते जाते मोहन सेठ का नाम क्यों लिखा?
क्या इन दोनों के बीच कोई पुराना विवाद था? मुझे तो अब ये पूरा मामला कुछ अलग ही लग रहा है। हाँ बेटा, 20 साल पहले मोहन सेठ इतना बड़ा आदमी नहीं था। वो गांव की जमीनों के कागजों में धोखाधड़ी करता था। मेरा बेटा सूरज उसके इस राज को जान गया था। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। बहुत पुराना राज खोद रहे हो हरिराम बाबा। सेठ जी ने ही मुझे यहाँ भेजा है हरिराम बाबा। उन्होंने मुझसे साफ साफ कहा था कि मैं हर समय तुम पर नजर रखूं और तुम्हारी हर छोटी बड़ी गतिविधि की खबर उन्हें देता रहूं। क्यों रघु? आखिर सेठ जी हर समय बाबा के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? इस जमीन में ऐसा क्या है जिसे पाने के लिए वे इतने बेचैन हैं? मुझे तो अब ये बात बिल्कुल भी सामान्य नहीं लग रही। अगर ये सिर्फ जमीन का मामला होता तो सेठ जी इतने सालों तक इसके पीछे नहीं पड़े रहते। इसका मतलब साफ है कि तुम हमसे कोई बहुत बड़ी बात छिपा रहे। क्योंकि इस जमीन के नीचे सिर्फ मिट्टी नहीं है, ऐसा राज दबा है जो अगर बाहर आ गया तो सेठ जी की सारी दौलत खत्म हो जाएगी। देखो रघु, एक बूढ़ा पिता पिछले 20 सालों से अपने बेटे के लौटने का इंतजार कर रहा है। उसने हर दिन अपने बेटे की राह देखी है। उसकी आंखें आज भी दरवाजे पर टिक जाती हैं, इस उम्मीद में कि शायद उसका बेटा वापस आ जाए। इसलिए अब एक शब्द भी मत छिपाना। रघु, अगर तुझे मेरे बेटे के बारे में कुछ पता है तो बाबा, मैंने उसे आखिरी बार 20 साल पहले देखा था, वह रामपुर जाने वाली बस में। अमन गांव के चौराहे में लोगों के साथ बैठा था। क्या आप हरीराम को जानते हैं? मैं उसी के घर को ढूंढ रहा हूं लेकिन मिल नहीं रहा है। अमन और वो अजनबी आदमी हरीराम के घर पर पहुंचता है। मैं सूरज को जानता हूं। क्या क्या कहा तुमने? मेरा सूरज जिंदा है? इतने सालों बाद भी मेरा बेटा जिंदा है? बेटा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तो उसकी हर उम्मीद छोड़ दी थी। अगर सच में मेरा सूरज जिंदा है तो मुझे उसके पास ले चलो। मुझे अभी इसी वक्त अपने बेटे से मिलना है। एक पुराना थोड़ा मुड़ा हुआ कागज बाहर निकाला। कागज देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसे कई सालों से संभाल कर रखा गया हो। हरिराम जी, ये वही कागज है जिसे मैं इतने सालों से अपने पास संभाल कर रखे हुए था। इसमें आपके बेटे सूरज का पता लिखा हुआ है। मुझे नहीं पता कि इतने सालों बाद ये पता सही है या नहीं, लेकिन आखिरी बार जब मैंने सूरज से मुलाकात की थी तब उसने यही पता मुझे दिया था। कागज को देखते ही हरिराम के हाथ बुरी तरह कांपने लगे। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसने कांपते हाथों से वो कागज पकड़ लिया। 20 साल, पूरे 20 साल मैंने अपने बेटे का इंतजार किया है। हर सुबह दरवाजे की तरफ देखता था कि शायद मेरा सूरज वापस आ गया हो। हर रात भगवान से यही प्रार्थना करता था कि जाने से पहले एक बार मुझे अपने बेटे का चेहरा दिखा देना। मुझे तो लगा था कि अब मेरी आंखें उसे कभी नहीं देख पाएंगी। बाबा, आप चिंता मत कीजिए। अब आप अकेले नहीं हैं। हम दोनों आपके साथ चलेंगे और आपके बेटे को ढूंढ कर रहेंगे। हाँ बाबा, आपने हमें अपना समझकर अपने घर में जगह दी थी। अब आपकी खुशी हमारी जिम्मेदारी है। हम आपको आपके बेटे से मिलाकर ही दम लेंगे। बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। आज इतने सालों बाद मेरे दिल में फिर से उम्मीद जगी है। अब जब हमें उसका पता मिल गया है और ये भी पता चल चुका है कि वो जिंदा है, तो हमें आज ही उसके पास चलना चाहिए, चाहे वो गांव से कितनी भी दूर क्यों ना रहता हो। बेटा, मेरा दिल तो यही चाहता है कि मैं अभी दौड़कर अपने सूरज के पास पहुंच जाऊं, लेकिन मेरे मन में एक डर भी है।
अगर इतने सालों में वो मुझे भूल गया हो तो? अगर उसने अपनी जिंदगी में कोई नया परिवार बना लिया हो और उसे अपने इस बूढ़े पिता की कोई जरूरत ही ना हो? बाबा, आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। माँ बाप को अपने बच्चे से मिलने के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं होती। आपने उसे जन्म दिया, अपनी मेहनत की कमाई से पाला, उसके लिए न जाने कितनी रातें बिना सोए गुजारी होंगी। तीनों तुरंत उस कागज को लेकर उसी पता में जाने के लिए निकल जाते हैं। और कुछ घंटों बाद दरवाजा खटखटाए तो एक अधेड़ उम्र का एक आदमी निकला। वो सूरज था। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, तू मुझे माफी क्यों मांग रहा है? तू तो मेरा बेटा है। बस मुझे इतना बता दे कि तू इतने सालों तक कहाँ था? तूने एक बार भी अपने इस बूढ़े बाप को याद करके वापस आने की कोशिश क्यों नहीं की? पिताजी, मैंने आपको कभी नहीं भुलाया। सच कहूं तो इन 20 सालों में एक भी ऐसा दिन नहीं गया जब मुझे आपकी याद ना आई हो। मैं हर रात सोने से पहले आपके बारे में सोचता था। मैं आपकी वो आवाज याद आती थी जिसमें आप मुझे प्यार से सूरज बेटा कहकर बुलाते थे। तो फिर बेटा, तुम मेरे पास वापस क्यों नहीं आया? मैं वापस आना चाहता था पिताजी। मैं बहुत बार कोशिश करना चाहता था, लेकिन हालात ने मुझे ऐसा करने का मौका ही नहीं दिया। कैसे हालात बेटा? आखिर ऐसा क्या हुआ था? जिस रात मैं गांव से निकला था, मुझे कुछ लोगों ने देख लिया था। वे मोहन सेठ के आदमी थे। मोहन सेठ के? हाँ पिताजी, उस समय मुझे पता चल चुका था कि मोहन सेठ गांव के गरीब लोगों की जमीनों के साथ धोखाधड़ी कर रहा है। मैंने उसके कई गलत कामों के सबूत इकट्ठे कर लिए थे। मुझे डर था कि अगर ये बात उसके सामने आ गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन तूने मुझे बताया क्यों नहीं बेटा? क्योंकि मुझे डर था कि अगर मैंने आपको सब कुछ बता दिया तो वे लोग आपको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं आपको किसी भी कीमत पर खतरे में नहीं डालना चाहता था। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं कुछ समय के लिए गांव से दूर चला जाऊंगा। बस बेटा, अब कुछ मत बोल। आज मुझे सिर्फ अपने बेटे को देखना है। 20 सालों से जिस चेहरे को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही थीं, आज वो चेहरा मेरे सामने है। अब मुझे किसी शिकायत की जरूरत नहीं है। अमन और नेहा थोड़ी दूर खड़े होकर ये भावुक दृश्य देख रहे थे। नेहा की आंखें भी नम हो चुकी थीं। आज लगता है बाबा का 20 साल पुराना इंतजार सच में खत्म हो गया। कभी कभी भगवान इंसान की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन अगर उम्मीद जिंदा रखी जाए तो एक दिन वो इंतजार जरूर खत्म होता है। बेटा अमन, अगर तुम दोनों मुझे यहां नहीं लाते तो शायद मैं अपने सूरज को कभी नहीं देख पाता। बाबा, हमने तो सिर्फ आपको आपके बेटे तक पहुंचाया है। असली चमत्कार तो भगवान ने किया है। सूरज जी, एक बात अभी भी मेरी समझ में नहीं आ रही है। आपने हमें बताया कि मोहन सेठ के खिलाफ आपके पास ऐसे सबूत थे जिनसे उसकी पूरी सच्चाई सामने आ सकती थी, लेकिन आपने उन सबूतों को आखिर इतने सालों तक कहां छिपा कर रखा? और सबसे बड़ी बात, आपके पिता की जमीन के असली कागज कहां हैं? मैंने उन कागजों को ऐसी जगह छिपाया था जहां मोहन सेठ के आदमी कभी पहुंच ही नहीं सकते थे। उस समय मुझे पूरा यकीन था कि अगर मैं गांव से बाहर जा रहा हूं तो सबसे पहले वे लोग मेरे पीछे आएंगे और मेरे घर की तलाशी लेंगे।
इसलिए मैंने ऐसा रास्ता चुना जिसके बारे में किसी को शक तक नहीं हो सकता था। बेटा, तूने मुझे भी कभी नहीं बताया कि तूने कागज कहाँ रखे हैं। आखिर ऐसी कौन सी जगह थी जहां तूने उन्हें छिपाया? पिताजी, उस समय मैं आपको भी ये बात नहीं बता सकता था। मुझे डर था कि अगर किसी तरह ये राज मोहन सेठ तक पहुंच गया तो वो आपको भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए मैंने ये राज अपने सीने में दबाकर रखा। तो फिर अब हमें बताइए सूरज जी, आखिर वे कागज कहाँ हैं? वे कागज मैंने हमारे पुराने घर में छिपाए थे, वही पुराना लकड़ी का संदूक। लेकिन बाबा तो उस संदूक को सिर्फ अपने बेटे की पुरानी यादों की निशानी समझकर संभाल कर रखते हैं। उन्हें तो शायद ये भी नहीं पता कि उसके अंदर इतने बड़े राज से जुड़ी चीजें रखी हैं। पिताजी, मैंने जानबूझकर उसी संदूक को चुना था। मुझे पता था कि आप उसे कभी किसी को नहीं देंगे और ना ही उसे घर से बाहर जाने देंगे। कुछ दिनों बाद हरिराम बाबा, सूरज, अमन और नेहा वापस गांव लौट आए। लेकिन इस बार उनके गांव लौटने का मकसद सिर्फ घर वापस आना नहीं था। उनके हाथ में वो पुराना संदूक था जिसमें 20 साल से छिपे जमीन के असली कागज और मोहन सेठ की धोखे से जुड़े सबूत मौजूद थे। सुबह का समय था। हरिराम बाबा के घर के बाहर गांव के कुछ लोग जमा थे। तभी दूर से मोहन सेठ अपने 2 आदमियों के साथ वहां पहुंचा। हरिराम, लगता है इतने दिनों तक शहर घूमकर आखिर तुम्हें समझ आ ही गया कि अपनी जमीन संभाल कर रखने से कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हें आखिरी बार समझाने आया हूँ। सेठ जी, आपने शायद मेरी उम्र देखकर ये मान लिया है कि मैं कमजोर हो गया हूँ। शरीर जरूर बूढ़ा हो गया है, लेकिन मेरी याददाश्त अभी इतनी कमजोर नहीं हुई कि मैं भूल जाऊं कि पिछले 20 सालों से आपने मेरी जमीन पर कब्जा करने की कितनी कोशिशें की हैं। अरे हरिराम, तुम फिर वही पुरानी बातें मान लेकर बैठ गए। मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मदद? अगर यही आपकी मदद है सेठ जी, तो फिर दुश्मनी कैसी होती होगी? अब जमीन की बात छोड़िए सेठ जी, क्योंकि आज जमीन नहीं, आपकी पूरी सच्चाई सामने आने वाली है। मोहन के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई। मेरी सच्चाई? कैसी सच्चाई? तुम बूढ़े हो गए हो हरिराम। लगता है अब तुम्हारा दिमाग भी ठीक से काम नहीं करता। दिमाग बाबा का नहीं, आपका खराब हुआ है सेठ जी। आपने शायद सोचा था कि 20 साल पहले जो राज आपने दबा दिया था वो हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन कुछ सच ऐसे होते हैं जिन्हें जितना दबाया जाता है वे उतनी ही ताकत से वापस सामने आते हैं। तुम कौन होते हो मेरे सामने इस तरह बात करने वाले? मैं वही हूं जिसने आपकी चाल को समझ लिया है और आज आपके सामने सिर्फ मैं नहीं बल्कि वो सबूत भी खड़ा है जिसका इंतजार इस गांव ने 20 साल तक किया है। अमन ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल खोल दी। इन कागजों में गांव के लोगों की जमीनों के असली दस्तावेज हैं। इन दस्तावेजों में साफ लिखा है कि किन लोगों की जमीन आपने धोखे से अपने नाम करवाने की कोशिश की थी। इसमें उन लोगों के बयान भी हैं जिनसे आपने झूठे कागजों पर अंगूठे लगवाए थे। मोहन के चेहरे का रंग उड़ गया। ये कागज तुम्हें कहां से मिले? सूरज धीरे धीरे आगे आया। मोहन ने सूरज को देखा और कुछ पल के लिए उसकी आंखें फैल गईं। उसी जगह से जहां मैंने उन्हें 20 साल पहले छिपाया था। तुम? हाँ सेठ जी, मैं सूरज हूं।
वही सूरज जिसे तुमने 20 साल पहले हमेशा के लिए रास्ते से हट गया समझ लिया था। नहीं, यह नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुमने सोचा था कि मुझे गांव से दूर करके तुम मेरे पिता की जमीन भी हड़प लोगे और तुम्हारा राज भी हमेशा छिपा रहेगा, लेकिन तुम भूल गए कि सच को खत्म नहीं किया जा सकता। सूरज, तुम गलत समझ रहे हो। उस समय हालात अलग थे। मैंने जो कुछ किया वह गांव के भले के लिए किया था। गांव के भले के लिए? तो फिर गरीब किसानों से उनकी जमीन क्यों छीनी? लोगों को झूठे कागजों पर अंगूठा लगाने के लिए मजबूर क्यों किया? मेरे पिता को उनकी ही जमीन के लिए इतने सालों तक क्यों परेशान किया? मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। तभी गांव के बुजुर्ग श्यामलाल आगे आए। मोहन, अब झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हम सबने तुम्हारी बातें सालों तक सुनी है, लेकिन हमारे पास सबूत नहीं थे। आज सबूत भी हैं और गवाह भी। सेठ जी, आपने मेरी जमीन का कागज बदलकर उसे अपने नाम कराने की कोशिश की थी। मैंने तब भी विरोध किया था, लेकिन मेरे पास आपकी चाल साबित करने के लिए कुछ नहीं था। आज अगर ये कागज सच बता रहे हैं तो मैं भी गवाही देने के लिए तैयार हूं। मेरे साथ भी यही हुआ था। आपने कहा था कि सिर्फ कुछ कागजों पर अंगूठा लगाना है, लेकिन बाद में पता चला कि मेरी आधी जमीन आपके नाम हो चुकी है। तुम लोग मेरे खिलाफ एकजुट हो रहे हो। नहीं सेठ जी, आज पहली बार लोग आपके खिलाफ नहीं बल्कि अपने हक के लिए एकजुट हुए हैं। और अब ये मामला गांव की चौपाल पर नहीं रुकेगा। सारे सबूत पुलिस के सामने जाएंगे। मोहन ने गुस्से में रघु की तरफ देखा। रघु, तुमने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे कहा था कि हरिराम और उसके साथ आए लोगों पर नजर रखो। सेठ जी, मैंने बहुत साल आपकी बात मानी, लेकिन हरीराम बाबा को इस तरह अकेले और परेशान होते देखकर मेरे अंदर की इंसानियत मुझे हर दिन कचोटती थी। जब मुझे पता चला कि सूरज जिंदा है और सच्चाई सामने आ सकती है, तब मुझे समझ आया कि इतने सालों से मैं गलत आदमी का साथ दे रहा था। तुम भी मेरे खिलाफ? आज मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं सेठ जी। आज मैं सच के साथ हूं। तभी गांव में पुलिस अधिकारी अपने 2 सिपाहियों के साथ। कौन है मोहन सेठ? जी, मैं हूं, लेकिन शायद कोई गलत फहमी हुई है। ये लोग मेरे खिलाफ झूठी शिकायत कर रहे हैं। हमारे पास आपकी जमीन से जुड़े दस्तावेज, पुराने रिकॉर्ड, गवाहों की बयान और आपके खिलाफ कई महत्वपूर्ण सबूत मौजूद हैं। अब हमें आपकी बात भी सुननी है और इन सबूतों की जांच भी करनी है। साहब, इसमें सिर्फ बाबा की जमीन के कागज नहीं हैं, इसमें उन गांव वालों के दस्तावेज भी हैं जिनकी जमीन पर मोहन सेठ ने अलग अलग तरीकों से कब्जा करने की कोशिश की थी। और ये देखिए, इन कागजों पर तारीखें और हस्ताक्षर साफ दिखाई दे रहे हैं। साहब, मैं भी गवाही दूंगा। इतने सालों से हम लोग डरते रहे, लेकिन अब और नहीं डरेंगे। इस आदमी की वजह से कई गरीब किसानों ने अपनी जमीन खोने का दर्द सहा है। साहब, मेरे साथ भी धोखा हुआ था। तब मैं अकेला था, इसलिए आवाज नहीं उठा सका। लेकिन आज अगर हरिराम बाबा और सूरज हमारे सामने खड़े हैं, तो मैं भी सच बोलने से पीछे नहीं हटूंगा।
पुलिस अधिकारी ने सभी कागजों को ध्यान से देखा। मोहन सेठ, इन दस्तावेजों और गवाहों के आधार पर आपके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और जमीन पर अवैध कब्जे से संबंधित शिकायत दर्ज की जा रही है। आपको जांच में पूरा सहयोग करना होगा। जांच के दौरान अगर आपके खिलाफ लगाए गए आरोप सही पाए जाते हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। मोहन का चेहरा बिल्कुल उतर गया। कुछ देर पहले तक जो आदमी पूरे गांव के सामने अकड़ कर खड़ा था, अब उसकी नजरें जमीन पर थीं। सेठ जी, अगर आपको सच में अपने किए पर पछतावा है तो एक काम कीजिए। जिन लोगों की जमीन आपने धोखे से लेने की कोशिश की, उनके कागज वापस कीजिए। जिन लोगों को आपने डराया, उनसे माफी मांगिए। और याद रखिए सेठ जी, ये आपकी मेहरबानी नहीं होगी, ये उन लोगों का हक है। बहुत बातें हो गईं। अब आपको हमारे साथ चलना होगा। आगे की कानूनी प्रक्रिया थाने में पूरी की जाएगी। मोहन के पास अब कोई जवाब नहीं था। वो सिर झुकाकर पुलिस के साथ चल पड़ा। गांव के लोग चुपचाप उसे जाते हुए देखते रहे। आज पहली बार उन्हें लगा कि ताकतवर इंसान भी कानून और सच से बड़ा नहीं होता।